नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है कैंडिडे उपन्यास का 25वां और 26वां भाग। भाग नंबर 25, सीनेटर प्योक्यूरांटे। कैंडिड और मार्टिन एक नाविक और ब्रेटा पर सीनेटर प्योक्यूरांटे के महल पर ले गए। इसमें बहुत से बाग थे और बढ़िया संगमरमर के पत्थरों की मूर्तियों से सजे थे। महल स्वयं बहुत सुंदर था। घर स्वामी ने 8 वर्ष के एक पुरुष और बहुत धनी इन 2 दर्शकों का बहुत शिष्टाचार से स्वागत किया, लेकिन बहुत आवभगत नहीं की। कैंडिडे इस पर असंतुष्ट रहा, पर मार्टिन शायद प्रसन्न था। साफ पोशाक में 2 सुंदर लड़कियां इनके लिए चॉकलेट लाई, जिसको कि उन्होंने क्रीम में घोल दिया। कैंडिडे ने उनकी साफ पोशाक और शानदार सेवा पर गौर किया। ये अच्छे जीव हैं, सीनेटर ने कहा। कभी कभी मैं इनको अपने साथ लिटाता हूँ, क्योंकि मैं शहर की औरतों, उनकी चापलूसी, उनकी ईर्ष्या, उनके झगड़े, उनके मजाक, उनकी नीचता, उनके घमंड और उनकी मूर्खताओं का बड़ा शौकीन हूँ। मैं इनके आदर में सानेट बनाते बनाते और सानेट बनाने के लिए धन देते देते थक गया हूँ। लेकिन अब आखिरकार इन लड़कियों ने मेरे संतोष पर कर लगाना शुरू कर दिया है। भोजन के बाद वे लोग एक लंबे दालान में चले गए। कैंडिडे ने तस्वीरों की प्रशंसा की। पहली 2 पर रुकते हुए उसने पूछा कि उनको किसने रंगा था। वे रेफेल द्वारा बनी हैं, सीनेटर ने कहा। मैंने उनको ऊंची कीमत पर 7 साल पहले खरीदा था। केवल झूठी शान की बनी हैं। ये इटली में सबसे अधिक अच्छी कही जाती हैं, परंतु ये मुझे पसंद नहीं है। रंग बड़े गहरे से हैं और दूसरी वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। वे अलग से दिखनी चाहिए। नीचे का कपड़ा असली नहीं है। संक्षेप में, चाहे कुछ भी उनके बारे में कहा जाए, वे मेरी राय में प्रकृति की सत्य प्रतिरूप नहीं है। मैं कभी कोई तस्वीर पसंद नहीं करूँगा जब तक कि यह मुझे जैसे विश्वास न दिला दे मैं स्वयं प्रकृति के हाथ में लिए हूँ। वे ऐसी तस्वीर नहीं थी। ऐसी मेरे पास बहुत हैं, पर मैं उनकी ओर कभी नहीं देखता। रात्रि के भोजन के पहले प्योक्यूरांटे ने गाने की आज्ञा दी। कैंडिडे ने इसे आनंददायक समझा। यह शोर, प्योक्यूरांटे ने कहा, एक को आधा घंटे तक प्रसन्न कर सकता है, लेकिन जब वह समाप्त हो जाता है तो वह प्रत्येक को भार सा प्रतीत होने लगता है। यद्यपि इसे कोई पाने का साहस नहीं करता। गाना आजकल केवल कठिन राग के गाने की कला के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया है, और जो कि केवल कठिन है और कुछ नहीं, देर तक आनंद नहीं दे सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ओपेरा में अधिक आनंद पा रहा हूँ। अगर उन्होंने इसे घातक शैलियों में परिवर्तित न कर दिया हो। यह निम्न दुखांत जो कि गाने में बदल गए हैं, ये देखते हैं कि कौन उनको कह सकता है, जहाँ पर कि दृश्य किसी भी प्रयोजन से नहीं बनाए जाते, सिवाय अत्यधिक समानता से। 2 या 3 गाने किसी अभिनेत्री को अपने गले की शक्ति प्रदर्शन का अवसर देते हैं, उसे जो कि एक हिजड़े को सीजर के अभिनय द्वारा गाए और खेले गए अभिनय में देखकर बेहोश हो जाता है। होने दो। मेरे संबंध में मैंने बहुत पहले इन पिछले प्रदर्शनों को देखना छोड़ दिया है, जो कि हमारे आधुनिक इटली का गौरव निर्मित करते हैं और जिसके लिए हमारे राजा इतना व्यय करते हैं। कैंडिडे ने इस ख्याल के विरुद्ध बहस की, लेकिन बहुत थोड़ी और बुद्धिमत्ता के साथ। मार्टिन उनके साथ पूर्णतः सहमत था। एक बढ़िया भोजन के बाद वे पुस्तकालय जाने के लिए तैयार हुए, जहाँ पर कैंडिडे ने बहुत खूबसूरती से बंधी हुई होमर की एक प्रति देखी। उसने सीनेटर को इस खजाने के रखने पर बधाई दी। यह किताब, उसने कहा, पेंगलोस, जर्मनी के सबसे बड़े दार्शनिक की पसंद में से एक थी। यह मेरे लिए कोई अच्छी नहीं है, प्योक्यूरांटे ने कहा। एक समय मैं सोचता था कि मुझे इस पुस्तक के पढ़ने में आनंद आता था, लेकिन लड़ाइयों का बार बार विवरण, जो वे सब देवता जो कि सदा शून्य को प्राप्त करने में व्यस्त हैं, उस हेलन के समान है जो कि युद्ध का कारण है, तब भी शायद ही कहीं लड़ाई में भाग लेते हों। वह कभी न समाप्त होने वाली और अप्रभाविक है। मैंने उनसे बहुत ही थका देने वाली पाया। मैंने कई बार सुरक्षित मनुष्यों से पूछा कि क्या वे भी मेरी तरह इससे थक गए हैं। सब ईमानदार लोगों ने स्वीकार किया कि वे इसको पढ़ते पढ़ते सो गए थे, लेकिन अपने पुस्तकालय में रखने को बाध्य थे, उस पुराने पदक के समान जिसका कि कोई भी व्यापारिक मूल्य नहीं होता। लेकिन आपकी महानता अवश्य ही वर्जिल के बारे में ऐसी राय नहीं रखती होगी, कैंडिडे ने पूछा। मैं मानता हूँ कि दूसरी, चौथी और छठी पुस्तकें उसकी कृति एनोड की बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके पवित्र येनियाज शक्तिशाली, क्लोंथस विश्वसनीय, एकेटस छोटा,
एकेटिनियस और मंदबुद्धि वाले राजा लेटिनस। उस गंदे अमाटा से बढ़कर नीरस और कोई नहीं होगा। मैं टासो और उन सोने वाले कथाकार आर्टिस्टों को अधिक पसंद करता हूँ। क्या मैं ये पूछने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता हूँ महाशय कि आपको होरेस के पढ़ने में आनंद नहीं आता? एक लेखक में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे कि एक सांसारिक मनुष्य कुछ लाभ उठा सकता है, और उन कविताओं की प्रभावशाली शक्ति उनकी याद में जल्दी बिठा देती है। लेकिन मैं उसकी ब्रिंडसी यात्रा की कम और उसके शराब भोजन के विवरण का या उसकी मछेरे स्त्रियों की रेपिलियस के साथ झगड़े, जिसके कि शब्दों में उसने जहरीली गंध कहा है, और कुछ दूसरे आदमियों की जिनके कि शब्द शराब में डूबे हैं, कम परवाह करता हूँ। मैं उसके बूटियों और भूतिनियों के विरुद्ध कटाक्षों से बड़ा दुखित हुआ। मैं उसमें वह विशेषता पाता हूँ जो कि उसने अपने मित्र मैकनसी से बताया कि यदि वह उसे लिरिक लिखने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में रखेगा तो उसका ऊंचा सर सितारों को छुएगा। मूर्खों में ये विश्वास रखने की एक आदत होती है कि मशहूर लेखक द्वारा लिखी गई प्रत्येक कृति प्रशंसनीय होती है। मेरे संबंध में मैं केवल अपने को प्रसन्न करने के लिए पढ़ता हूँ और वही पसंद करता हूँ कि जो मेरी रुचि के अनुकूल होती है। कैंडिडे, जो कभी अपनी स्वयं की धारणा नहीं बना सकता था, इस सब पर चकित था। जो कुछ भी हो, मार्टिन ने उसके विचार को बड़ा तर्कपूर्ण समझा। आहा, यहाँ एक सिजरो है, कैंडिडे ने कहा। इस महान पुरुष को मेरे ख्याल से तुम कभी पढ़कर नहीं थके होगे। मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा। मैं उसकी रेविलिवियस या लियोन्टियस की दलीलों की क्या परवाह करता हूँ। मैं उसकी दार्शनिक कृतियों को अच्छी तरह नहीं पढ़ता, सिवाय उसके, जबकि मैं उसको प्रत्येक वस्तु पर शक करते हुए पाता हूँ। मैंने निर्णय निकाला है कि मैं उतना ही जानता हूँ जितना कि वह जानता है, और अज्ञानता के लिए किसी भी निर्देशक की आवश्यकता नहीं रखता। ओहो, लेकिन वैज्ञानिक अकादमी के मेमोयर्स के 4 भाग देखो, मार्टिन ने कहा। शायद इनमें कुछ अच्छी चीज़ हो सकती थी यदि इस कूड़े के किसी एक संग्रहकर्ता ने पिन बनाने की कला का आविष्कार किया होता। लेकिन ये सब किताबें यूँ थोथी बातों से भरी हैं, बिना किसी एक प्रायोगिक लाभ के विषय के। नाटकों का कितना बड़ा संग्रह है, कैंडिडे ने अलमारी के दूसरे ढेर की ओर बढ़ते हुए कहा। इटली, स्पेनी और फ्रांसीसी भाषाओं में। हाँ, यहाँ इस प्रकार के 3000 नाटक हैं, लेकिन 3 भी अच्छे नहीं हैं। और जहाँ तक इन धार्मिक शिक्षाओं के संग्रह का संबंध है, जो कि सब एक साथ रखने पर भी सिनेका के एक पेज के बराबर नहीं है, और धर्मशास्त्र के इन सब ग्रंथों को तुम विश्वास कर सकते हो कि न तो मैं और न कोई और दूसरा कभी खोलता है। मार्टिन ने कुछ अंग्रेजी किताबों की अलमारियां देखी। मैं सोचता हूँ, उसने सीनेटर से कहा, कि आप जैसे प्रजातंत्रवादी को इन ग्रंथों में अवश्य रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र विचारों से भरे हैं। हाँ, जो कुछ सोचता है उसको लिखना बहुत अच्छा है। ये मनुष्य की एक विशेषता है। समस्त इटली में हम लोग वह लिखते हैं जो कि हम सोचते नहीं हैं। सीजर और एंटोनी की भूमि के आधुनिक लोग बिना जैकोबियन मॉन्क की अनुमति के एक भी विचार रखने का साहस नहीं रखते। मैं इंग्लैंड के स्वतंत्रता के ज्ञान से, जो कि उनकी प्रतिभा को उत्साहित करता है, प्रभावित होता यदि उनकी इस स्वतंत्रता के गुणों में निम्न उत्तेजनाओं द्वारा अव्यभिचार और दलबंदी की भावना न आ गई होती। कैंडिडे ने मिल्टन की कृतियों का एक संग्रह देखा और सीनेटर से पूछा कि क्या वह कवि को बड़ा मनुष्य नहीं समझता था। कौन? पोर्क्यू रानेटे ने कहा। वह जंगली जो नीरस कविता को 10 भागों में एक विवरण सा जिनेसिस के पहले अध्याय पर लिखता है। ग्रीस के लोगों का पूर्णतः अनुसरण करने वाला, जिसने कि जीवोत्पत्ति की कहानी को निरर्थक और भद्दी बना डाला है। एक तरफ हम उसके मोजिज को देवता का प्रतिरूप पाते हैं जो कि शब्द से संसार रचता है, तब भी उसका मसीहा यंत्रों का एक बड़ा जोड़ा स्वर्ग के निजी कमरे से उसका निश्चित कार्य ढूंढने के लिए उठाता है। मैं ऐसे लेखक की कैसे प्रशंसा कर सकता हूँ जिसने कि टासो के हेल एंड डिबल को बर्बाद कर दिया है, जो कि लूसीफर को कभी एक मेंढक के बच्चे और कभी एक पिग्मी के रूप में परिणित कर देता है, जो कि एक ही विवाद को 100 बार दोहराता है और धार्मिक बन जाता है। एक लेखक जो कि अरिस्टो के अग्नि हथियारों के हास्य नाटक से कथानक लेता है और नर्क में तोपे दागने वाले दानवों की कथा में परिवर्तित कर देता है। न मैं न कोई दूसरा इटली निवासी इन नीरस निरर्थक बातों में रुचि लेगा। द मैरिज ऑफ सिन एंड डेव और उसके गर्भाशय से निकलने वाले सांपों का निकालना किसी भी बुद्धिमान, किसी भी मनुष्य को मितली की बात करा देगा।
जहाँ तक एक अस्पताल के लंबे विवरण का संबंध है, यह केवल एक सेकस्टक के पढ़ने योग्य है। उस कठिन, नीरस और अरुचि की कविता का पहले संस्करण में निरादर हुआ था। मैं कविता को केवल उतना ही मानता हूँ जितना कि उसके युग के लोगों ने माना। ऐसे मेरे विचार हैं। मैं अपना मस्तिष्क खोलकर रख देता हूँ और कभी इसकी परवाह नहीं करता कि दूसरे भी ऐसे सोचते हैं या नहीं, जैसा कि मैं सोचता हूँ। कैंडिडे दुखित हुआ क्योंकि वह होमर का बड़ा आदर करता था और मिल्टन को बहुत चाहता था। अफसोस, उसने मार्टिन से फुसफुसाया, मुझे भय है कि ये आदमी हमारे जर्मन कवियों से भी अवश्य घृणा करता होगा। उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मार्टिन ने कहा, कितना अच्छा मनुष्य है। कैंडिडे अपने दांतों के बीच में बुदबुदाया। पोर्क्यूरानेटे कितना प्रतिभाशाली है, कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तब वे फिर नीचे बाग में गए और कैंडिडे ने सीनेटर की इसकी विभिन्न सजावटों के लिए प्रशंसा की। ये सब खराब रुचि में है, मालिक ने कहा। यह केवल युगाज का संग्रह है, लेकिन कल मैं एक बड़े संग्रह से एक दूसरा बनाऊंगा। जबकि दोनों दर्शकों ने उस महान व्यक्ति से विदा ले ली। कैंडिडे ने मार्टिन से कहा, अच्छा, मैं सोचता हूँ कि अब तुम मानोगे कि हम सबसे अधिक सुखी प्राणी से मिले हैं, क्योंकि वह अपनी सब चीज़ों से अपने को बड़ा समझता है। क्या तुम ये नहीं देखते? मार्टिन ने कहा, उसको हर एक वस्तु जो उसके पास होती है घृणात्मक दिखती है। प्लेटो ने यह देखा है कि सर्वोत्तम पेट वह नहीं होते जो कि सब खाने को निकाल देते हैं, लेकिन चीज़ों की बुराइयां निकालने में अवश्य कुछ आनंद आता होगा। उसमें बुराइयां देखना, जहाँ की दूसरे सोचते हैं कि वे सुंदरता देखते हैं, क्या है? तुम्हारा तात्पर्य यह है कि कोई भी सुख न भोगने में आनंद है। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मैं ही सुखी मनुष्य होऊंगा, जबकि मैं क्यूनिगांधे को फिर से देखूंगा। आशा करना सदा अच्छा है, लेकिन दिन और हफ्ते बीत गए बिना कंकाबो की कोई खबर के। कैंडिडे दुख से इतना ग्रस्त था कि उसने फैक्विटे और फ्रायर गिरोफली की असभ्यता पर ध्यान नहीं दिया, जो कि कभी उससे मिलने नहीं आए। भाग नंबर 16, 6 राजाओं के साथ भोजन। कैंडिडे, मार्टिन और दूसरे अतिथि सराय में खाने जा ही रहे थे कि एक काले, जैसा कि जलने से हो जाता है, रंग का आदमी कैंडिडे के पीछे आया। उसको बाह से पकड़ा और कहा, हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ, बिना किसी रुकावट के। यह कंकाबो था, गरीब। उसके पास जाकर प्रसन्नता के साथ कैंडिडे ने अपने प्रिय मित्र का आलिंगन किया। क्यूनिगांधे भी यहाँ अवश्य होगी, मैं आशा करता हूँ। वह कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो, जिससे कि उसकी उपस्थिति में सुख से मर सकूं। क्यूनिगांधे यहाँ नहीं है, कंकाबो ने कहा। वह कॉन्स्टेंटिनोपाल में है। ओहो, ओह भगवान, कॉन्स्टेंटिनोपाल। कोई बात नहीं, अगर वह चीन में होती मैं वहाँ उड़कर जाता। चलो हम लोग चलें। हम लोग भोजन के बाद चलेंगे। मैं तुमसे इससे अधिक इस समय कुछ नहीं कह सकता। मैं एक दास हूँ और मेरा स्वामी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, लेकिन एक शब्द मत बोलो। अपना भोजन करो और तैयार हो जाओ। उद्वेगों के आवेश में आकर अपने विश्वासी नौकर से मिलने पर आनंदित होकर और ये सुनकर चकित होकर कि वह एक दास था, अपनी प्रियतमा से मिलने के उपायों से निराश होकर कैंडिडे मेज पर खाने बैठ गया। मेज पर उसके साथ मार्टिन था, जिसने बिना किसी उद्वेग के कंकाबो के साथ उसकी बातचीत सुनी, और 6 नव आगंतुक थे जो कि वेनिस से मौसमी उत्सवों में भाग लेने आए थे। कंकाबो ने, जो कि उसमें से एक आगंतुक की सेवा में था, उससे भोजन के अंत में कहा, महाशय, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, जहाज़ तैयार है। ये कहने के बाद वह कमरे में चला गया। दूसरी मेज के अतिथियों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा, पर कुछ कहा नहीं। दूसरा सेवक अपने स्वामी के पास गया और कहा, जनाब, पाडुआ में आपकी घोड़ा गाड़ी है और बार्क एक प्रकार का 3 मस्तूल वाला जहाज, बाहर से लकड़ी से ढका हुआ, तैयार है। स्वामी के एक संकेत पर नौकर चला गया। मंडली का आश्चर्य बढ़ा। एक तीसरा दास तीसरे आगंतुक के पास गया और कहा, महाशय, विश्वास कीजिए, आपको इस स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए। मैं जाऊंगा और हर चीज़ तैयार रखूंगा। ये दास भी बाहर चला गया। कैंडिडे और मार्टिन ने विश्वास कर लिया कि ये लोग मौसमी मास्क्वेरड में भाग लेने वाले थे। एक चौथे नौकर ने चौथे स्वामी से कहा, आप जब चाहें जा सकते हैं, और वह भी बाहर चला गया। एक पांचवा नौकर आया और पांचवें स्वामी से कहा। एक छठे नौकर ने, जिसका स्वामी कैंडिडे के पास बैठा था, दूसरी बात कही, महाशय, वे आप पर अधिक विश्वास नहीं करेंगे और न मुझ पर ही। हम दोनों आज रात को जेल में भेजे जा सकते हैं। मैं जाता हूँ और अपना स्वयं का प्रबंध करता हूँ, इसलिए जनाब विदा।
छठे आगंतुक और कैंडिडेट जब तक चुपचाप बैठे रहे तब तक कि कैंडिडेट ने मौन भंग नहीं किया। महाशय, उसने कहा, ये बड़ा रहस्य है। अब सब राजा कैसे बने? मैं ये जानता हूँ कि मैं और मार्टिन केवल साधारण मनुष्य हैं। कंकाबो के स्वामी ने कुछ दुखित आवाज़ में इटालियन में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम आकमेट तृतीय है। यह 1903 में अपने भाई मुस्तफ़ा द्वितीय का उत्तराधिकारी बना और 1730 में जेनीसरीज द्वारा गद्दी से उतार दिया गया और 1736 में मर गया। बहुत दिन तक मैं बड़ा सुल्तान रहा। मैंने अपने भाई को गद्दी से उतारा, मेरे भतीजे ने मुझे गद्दी से उतार दिया, मेरे वजीर कत्ल कर डाले गए और मैं अपने पतन के दिन पुराने सिरगिलियों में बिताता हूँ। मेरा भतीजा बड़ा सुल्तान मोहम्मद मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए कभी कभी यात्रा की अनुमति दे देता है और मैं वेनिस में उत्सव मनाने आया हूँ। एक युवक ने, जो कि आकमेट के पास बैठा था, बोला, मेरा नाम ईवान है। ईवान 1930 में पैदा हुआ, उसी साल गद्दी से उतार दिया गया और अंत में 1962 में मार डाला गया। एक ज़माने में मैं सब रूढ़ियों का जार था, लेकिन अपने निजी स्थान में गद्दी से उतार दिया गया। मेरे माता और पिता जेल में डाल दिए गए और मुझे कैद कर लिया गया। मैं कभी कभी अपने वार्डरों के साथ यात्रा कर सकता हूँ और मैं वेनिस में मौसमी उत्सव मनाने आया हूँ। एक तीसरे ने कहा, मैं चार्ल्स एडवर्ड्स हूँ, इंग्लैंड का राजा। मेरे पिता ने मेरे हित के लिए सिंहासन त्याग दिया। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ा हूँ और मेरे मित्रों में से 60 का हृदय उनके शरीर में से निकालकर उनके मुंह पर फेंक दिया गया। मैं आजकल जेल में बंद हूँ। मैं रोम में अपने पिता बादशाह से मिलने जा रहा हूँ, जो कि मेरी और मेरे बाबा की तरह गद्दी से उतार दिया गया था, और मैं वेनिस में उत्सव देखने आया हूँ। चौथे ने कहा, मैं पोलैंड का बादशाह हूँ। युद्ध के भाग्य ने मुझसे मेरी रियासतें छीन ली। मेरे पिता ने भी इसी दुर्भाग्य का सामना किया। मैंने स्वयं को भाग्य की इच्छा पर छोड़ दिया है। सुल्तान आकमेट, जार ईवान और राजा चार्ल्स एडवर्ड की भांति, जिनकी भगवान रक्षा करेगा, मैं वेनिस में उत्सव मनाने आया हूँ। पांचवें ने कहा, मैं भी पोलैंड का बादशाह हूँ, लेकिन मैं इतना अवश्य हूँ जितना कि एक राजा होता है, यद्यपि इतना बड़ा एक राजकुमार नहीं हूँ। मैंने 2 दफ़ा अपनी रियासत को खो दिया, पर भाग्य ने मुझे रियासत दिला दी, जहाँ पर कि मैंने सब सारमाटियन राजाओं से अधिक अच्छा प्रबंध पिस्टुला नदी के किनारे कर दिया है। मैं भी अपने को सब की तरह भाग्य के भरोसे छोड़ता हूँ और मैं वेनिस में उत्सवों में दिन व्यतीत करने आया हूँ। छठे राजा ने कहा, महाशय, मैं इतना बड़ा राजकुमार नहीं हूँ जितने कि आप हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी एक राजा के समान काफ़ी हूँ। मैं थियोडोर कोरसिका, बैरन थियोडोर न्यूहोप, 1690 में पैदा हुआ, भाग्यशाली सिपाही जिसने कोर्सिकोन्स को जिनोइस के विरुद्ध बगावत करने में सहायता दी और उनका राजा घोषित किया गया, लेकिन 8 महीने बाद जिसने कत्ल के डर से कार्सिका छोड़ दिया, लंदन में 1756 में मर गया, का निर्वाचित बादशाह हूँ। मैं थियोडोर कोरोसिका का निर्वाचित बादशाह हूँ। मुझे मैजेस्टी की उपाधि मिली थी और अब केवल सिग्नर की उपाधि ही रह गई है। सिग्नर जर्मनी भाषा में मिस्टर को कहते हैं। और मेरे पास एक फार्दिंग भी नहीं है। मेरे पास 2 सेक्रेटरी थे और अब मुश्किल से एक दास है। मैं कभी गद्दी पर बैठता था और अब लंदन की जेल में घास फूस के ऊपर लेटता हूँ। मुझे भय है कि मुझे फिर वैसे ही दुर्भाग्य का सामना यहाँ भी ना करना पड़े, यद्यपि मैं आपके साथ वेनिस का उत्सव देखने आया हूँ। सबसे आखिरी वाक्य ने दूसरे 5 राजाओं को दया से भर दिया। उनमें से हर एक ने थियोडोर को 20 सिक्केन कमीजें और कपड़े के सूट खरीदने के लिए दिए। कैंडिडेट ने उसे एक हीरा 2000 सिक्केन का साथ दिया। ये कौन आदमी है? राजाओं में से एक ने कहा, जिसने कि ये दिए हैं। हम लोगों में प्रत्येक से 100 गुना अधिक दे सकने योग्य है। क्या आप भी एक राजा हैं महाशय? नहीं महाशय, कैंडिडेट ने कहा, और मैं होना भी नहीं चाहता। जबकि वे लोग मेज छोड़ रहे थे, 4 सीरीन राजा अंदर आए। उन्होंने भी अपनी रियासतें खो दी थी और वेनिस में उत्सव मनाने आए थे, लेकिन कैंडिडेट ने उन 9 आगंतुकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और जो कुछ भी उसने फिक्र की वह क्यूनिगांधे की खोज में कॉन्स्टेंटिनोपल जाने की थी। भाग नंबर 27, कॉन्स्टेंटिनोपल की यात्रा। कंकाबो ने कैंडिड और मार्टिन के लिए उस तुर्की जहाज में केबिन किराए पर ले लिए जो कि सुल्तान एकेमेट को वापस कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाने को था। उस अप्रसन्न बादशाह के सम्मुख झुककर वे उस पर सवार हो गए।
6 राजाओं के साथ भोजन करना कितना आश्चर्यजनक है, कैंडिडे ने कहा, जबकि वे लोग सवार होने जा रहे थे और उसमें से एक इतना गरीब कि मैंने उसको दान दिया। शायद अभी और भी अभागे राजकुमार होंगे। मेरे संबंध में मैंने जो 80 खजाने से लदी भेड़ों को खो दिया और क्यूनीगांदे के पास जा रहा हूँ। मैं एक बार फिर कहता हूँ मेरे प्यारे मार्टिन, पेंगलोस ठीक कहता था कि प्रत्येक वस्तु अच्छाई के लिए होती है, लेकिन सत्य ही क्या वह असंभव वीरता युक्त कार्य नहीं था? हम लोगों में से पहले किसी ने भी 6 पदाच्युत राजाओं को एक साथ सराय में खाते देखा या सुना नहीं था। यह उन सभी बातों से असाधारण नहीं है जो कि हमारे ऊपर बीत चुकी हैं, और हमारा उसमें से 6 के साथ जाने का सम्मान प्राप्त करना केवल साधारण है और किसी विशेष ध्यान देने योग्य नहीं है। किसी के साथ भोजन करने में क्या बात है, जबकि पैसा काफ़ी है। कैंडिडे जहाज के ऊपर अपने पुराने साथी और सेवक कंकाबो की गर्दन पर गिर पड़ा। क्यूनीगांदे की क्या खबर है? उसने कहा, क्या अभी भी वह सुंदरता की देवी है? क्या अभी भी वह मुझसे प्रेम करती है? वह कैसी है? क्या उसके लिए तुमने कॉन्स्टेंटिनोपल में एक मकान खरीद लिया है? मेरे प्यारे स्वामी, पर पोंटिस के किनारे क्यूनीगांदे तस्तरियाँ धोती है। एक राजकुमार के घर में जिसके पास बहुत थोड़ी तस्तरियाँ धोने को हैं, वह एक भूतपूर्व राजा राकोशी की दासी है, जिसको कि बड़ा तुर्की 3 ताज रोज अपने निर्वासन में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए देता है। और भी बुरा यह है कि क्यूनीगांदे ने अपनी सुंदरता खो दी है और वह बहुत कुरूप हो गई है। कुरूप हो या रूपवती, मैं आदरणीय आदमी हूँ और उसे सदा प्रेम करने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन 6 या 7 करोड़ के साथ जो कि तुम उसके पास ले गए थे, वह इस दयनीय अवस्था को कैसे प्राप्त हुई? मैं तुमको बताऊंगा। पहले मुझे 2000 यूनस आयर्स के गवर्नर को क्यूनीगांदे को अपने साथ ले जाने के लिए देने पड़े। तब एक समुद्री लुटेरे ने हमारे शेष धन को भी लूट लिया। क्यूनीगांदे और बुढ़िया अब उस राजकुमार के घर में है जिसके बारे में मैंने तुमको बताया। मैं स्वयं पदच्युत सुल्तान का सेवक हूँ। कितने भयानक दुर्भाग्यों की श्रृंखला है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ हीरे बचे हैं। मैं क्यूनीगांदे को सरलता से मुक्त करा सकता हूँ। यह खेद है कि वह कुरूप हो गई। तुम क्या सोचते हो? कैंडिडे ने मार्टिन से पूछा। सबसे दया के योग्य कौन है, सुल्तान अकमेट, जार इवान, राजा चार्ल्स एडवर्ड या मैं? मैं नहीं बता सकता। उत्तर पाने के लिए मुझे तुम्हारे समस्त हृदय में बैठना पड़ेगा। आहा, अगर पेंगलोस यहाँ होता तो उत्तर जानता और हम लोगों को बताता। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पेंगलोस किस तराजू पर मनुष्य के दुर्भाग्य को तोल सकता है। मैं समझता हूँ कि पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्य हैं जो कि चार्ल्स एडवर्ड्स, जार इवान और सुल्तान आकमेट से 100 गुने दया के पात्र हैं। ये अवश्य हो सकता है। कुछ दिनों बाद वे काले सागर के प्रवेश स्थान पर पहुँच गए। कैंडिडे ने कंकाबो को छुड़ाने के लिए एक भारी रकम अदा की और वे और मार्टिन एक बड़ी सी खुली नाव पर सवार हो गए जो कि उनको प्रपोंटिस के तट पर ले जाने के लिए थी। क्यूनीगांदे चाहे कितनी भी कुरूप हो गई हो, कैंडिडे उसको ढूंढने के लिए दृढ़ था। इस नाव पर कैदियों के गिरोह में से 2 ऐसे थे जो कि बड़े भद्दे तरीके से रहे थे, इसलिए कप्तान उनकी नंगी पीठ पर कोड़े लगाता रहा। कैंडिडे ने उनको खास तौर से देखा और उनके लिए दुखित हुआ। उनकी बिगड़ी हुई सूरतें पेंगलोस और अभागे बैरन क्यूनीगांदे के भाई के समान मालूम पड़ती थी। सचमुच, उसने कंकाबो से कहा, मैंने अगर पेंगलोस को फांसी पर चढ़ते न देखा होता और स्वयं बैरन की हत्या करने का दुर्भाग्य प्राप्त न किया होता तो मैं ये विश्वास करता कि वे नाविकों में ही है। पेंगलोस और बैरन शब्द सुनने पर उन 2 कैदियों ने एक चीख मारी और नाव खेना बंद कर दिया, डांडों को बह जाने दिया। कप्तान उनके पीछे भागा और बैल के चमड़े के कोड़ों को और सख्ती से मारा। पकड़ो पकड़ो महाशय, कैंडिडे चिल्लाया, मैं तुमको उतना धन दूंगा जितना तुम मांगोगे। क्या ये कैंडिडे है? दोनों बंदी आश्चर्य से चिल्लाए। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? कैंडिडे ने कहा। क्या मैं जाग रहा हूँ? क्या सचमुच मैं इस नाव के ऊपर सवार हूँ? क्या ये मेरा लॉर्ड बैरन है जिसको मैंने मार डाला और मास्टर पेंगलोस जिसको मैंने फांसी पर चढ़ते देखा? हाँ, हम वही हैं, हम वही हैं। क्या ये वही महान दार्शनिक है? मार्टिन ने कहा। सुनो कप्तान, कैंडिडे ने कहा, तुम बैरन वान थंडर ट्रेन स्टॉक के पहले बैरनों में से एक और डॉक्टर पेंगलोस जर्मनी के सबसे बड़े आत्मविज्ञानी की रिहाई के लिए कितना रुपया चाहते हो? एक क्रिश्चियन का कुत्ता, कप्तान ने कहा। यदि ये दोनों क्रिश्चियनों के कुत्ते कैदी बैरन और आत्मविज्ञानी हैं तो कि जर्मनी को बैराक सबसे ऊंची उपाधियां हैं, तब तुम मुझे 25,000 सिक्कन दो।
आपको वह मिलेंगे वहाँ से। मुझे फिर बिजली की इसी शक्ति के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल ले चलो और अब तुमको फ़ौरन ही अदा कर दिया जाएगा। नहीं, मुझे पहले क्यूनिगांधे के पास ले चलो। लेकिन कप्तान ने पहली आज्ञा सुनकर जहाज़ को कॉन्स्टेंटिनोपल के किनारे की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। उसने जहाज़ नाविकों से इतने वेग से चलवाया कि नाव पक्षी के समान उड़ती प्रतीत होने लगी। कैंडिडे ने बैरन और पेंगलोस का बार बार आलिंगन किया। और ये कैसे हुआ मेरे प्यारे बैरन कि मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की, और तुम मेरे प्रिय पेंगलोस कैसे अपनी फांसी के बाद जीवित हो गए, और तुम दोनों कैसे इस तुर्की नाव पर हो? क्या ये सत्य है कि मेरी प्रिय बहन इस देश में है? क्या ये सचमुच मेरे प्रिय कैंडिडे हैं? बैरन और पेंगलोस ने पूछा। हाँ, यह है, कैंडिडे ने दोनों के उत्तर में कहा। उसने दोनों का कंकाबो और मार्टिन से परिचय कराया और अब खूब प्रेम के साथ जोरदार बातचीत होने लगी। नाव उनको जल्दी ही बंदरगाह पर ले आई और एक यहूदी व्यापारी ढूंढ लिया गया, जिसको कि कैंडिडे ने एक हीरा 50,000 सिक्वन पर बेच दिया, जो कि इससे दुगने मूल्य का था। यद्यपि यहूदी ने इब्राहिम की शपथ लेकर कहा कि वह अधिक नहीं दे सकता। पेंगलोस और बैरन छोड़ दिए गए। पहला अपना उद्धार करने वाले के लिए पैरों पर गिर पड़ा, जबकि दूसरे ने अपना धन्यवाद उसको दिया और पहले ही अवसर में धन देने का वचन दिया। लेकिन क्या ये संभव है? बैरन ने पूछा, कि मेरी बहन तुर्किस्तान में होगी? ये संभव से अधिक है, ये निश्चय है, कैंडिडे ने कहा। वह एक ट्रांसिल्वानियन राजकुमार के घर में तस्तरियाँ धोती है। 2 और यहूदी लाए गए। कैंडिडे ने और हीरे बेचे और वे सब लोग एक दूसरी नाव में क्यूनिगांधे को स्वतंत्र कराने के लिए चल दिए।